પરમાત્માની પ્રાર્થના ઓમકારથી કરીએ. ધીમે રહીને શ્વાસને ખેંચો. आंखें बंद. अपने मन को देखिए. मन में कोई विचार आता है कि मन शांत 2 मिनट के लिए बैठा है. यही हमारी तपस्या है. एक दफे ओमकार. ओहो. हरिओम तत्सत. सबसे पहले तो श्री करम सिंह भाई सोमैया अद्दा जी को मैं प्रणाम करूंगा क्योंकि उन्होंने जो स्टार्ट किया है ये वो आज भी लीलाबेन चला रहे हैं, इसलिए उसको भी धन्यवाद. सुधाबेन को भी धन्यवाद कि जो अच्छी प्रवृत्ति शुरू की उसको आगे हम चलाते रहे. परमात्मा की कृपा से मनुष्य जीवन मिला और उसको हम सफल कभी कहेंगे जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तब तक वो सफलता नहीं है. एक स्टूडेंट एसएससी की एग्जाम दे कि बीए की दे कि एमए की दे, जब ये 80-90% मार्क्स लेके सफल होता है तभी हम कहेंगे कि वो सफल हुआ. उसी तरह परमात्मा ने तो अपना काम किया और हमें मनुष्य जीवन दे दिया.
तो मनुष्य जीवन बीए, एमए के सीए पास करने से सफल नहीं हुआ है। योग का लक्ष्य ही है आत्मज्ञान, और वहां तक पहुंचेंगे तब हम कहेंगे कि हमारा मनुष्य जीवन सफल हुआ। कहां पर दिक्कत आती है, मैं बार बार कहता हूं हर एक प्रवचन में, और ये 2 मिनट के लिए रिपीट करता रहूंगा कि जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ये बैठ जाए। योग के अंदर 2 शब्द दिए हैं, पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष प्रकृति के बंधन में है कि प्रकृति पुरुष के बंधन में है? छोटा क्वेश्चन है कि बड़ा है? कौन किसके बंधन में है? ये पुरुष अगर तो आत्मा प्रकृति के बंधन में आ गए। अभी प्रकृति जड़ है कि चेतन है? प्रकृति जड़ है। जैसे कि पंखा जड़ है, उसको हम चलाते हैं, ऑन करो कि ऑफ करो। वो पंखे को पता नहीं है क्या होना चाहिए, तो उसको चलाने वाला चेतन तत्व है। तो फिर यहां पर चेतन तत्व पुरुष है और प्रकृति जड़ है, तो फिर प्रकृति के बंधन में कैसे आ गया वो? सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है योग का। तो बंधन में आया है अज्ञानता से। बस अज्ञानता को हटाओ तो पुरुष मुक्त हो जाएगा। हेलो सुरेश भाई, आज नहीं, काले जोईशु। तो शरीर और मन ये दोनों प्रकृति का रिजल्ट है, और इनसे मुक्त हो जाना यही हमारा योग का लक्ष्य है, और यही सारे धर्मों का लक्ष्य है। कैसे बंधन में है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से। फिर उसको मैं और डिटेल में जाऊं तो योग के माध्यम से प्रकृति को 3 में विभाजित किया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर मतलब तो आपको मालूम है कि हमारी फिजिकल बॉडी, जिसके अंदर 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियाज, लीवर, सब ऑर्गन्स आ जाएंगे। इसको हम स्थूल शरीर कहेंगे। सूक्ष्म शरीर तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में क्या है? अज्ञानता। ये अज्ञानता जब तक नष्ट न हो तब तक स्थूल और सूक्ष्म शरीर बनता ही रहता है, जन्मों जन्म इसका रिपीटेशन होता ही रहता है। तो हमारी योगा अभ्यास क्या करता है? स्थूल शरीर पर इम्प्यूरिटी है, जिसकी वजह से काफी रोग होते हैं, उसको हटाओ। सूक्ष्म शरीर पर मन के अंदर काफी रोग है, मन, राग, द्वेष, काम, क्रोध, उसको हटाओ। कारण शरीर पर अज्ञानता है, उसको हटाओ। ये तीनों को हटा दो तो बस आत्मज्ञान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे 3 दिन में ये तीनों के लिए बता दिया, बहुत मुश्किल है 3 दिनों में तीनों को समझाना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैसे शॉर्टकट में जाऊं। तो सबसे पहले आज किससे हम अभ्यास करेंगे? स्थूल शरीर से। मनुष्य जीवन का जो अस्तित्व है उसमें 4 एंटिटी है। एक है शरीर, दूसरा है प्राण, तीसरा है मन और चौथा है आत्मा।
शरीर के लेवल पर जो प्रॉब्लम्स अगर तो डिजीज है उसको ठीक करने के लिए आसन दिए हैं, प्राण को इनबैलेंस से बैलेंस करने के लिए प्राणायाम दिया है, मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र दिया है और आत्मा की अनुभूति के लिए ध्यान। संस्कृत में 196 श्लोक है और सब श्लोकों का थोरोली अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों स्थूल, सूक्ष्म और कारण को में इम्प्योरिटी जो है उसको हम कैसे मिटाएं। एक संत से मैंने सुना था, जब भी कोई लेडीज होती है ब्लू साड़ी पहनती है तो ब्लू ब्लाउज ही चाहिए और ब्लू पेटीकोट ही चाहिए, ब्लू कलर की बैंगल ही चाहिए और कभी कभी ब्लू चप्पल भी चाहिए। एक घर में गया था ना, वहां पर 30-35 जोड़ी लेडीज चप्पल पड़े थे। तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया इतना देख के, इतने चप्पल रहे क्या 30-35 जोड़ी। तो बहन जी कहती है मेरी बेटी का है ये, उसको जो कलर का ड्रेस है उसके कलर का चप्पल चाहिए। तो उसकी बेटी आई, तभी उसको बताया कि इतना चाहिए, तो बोलता है नहीं अभी और तो मेरे बेडरूम में पड़े हैं। पता नहीं अभी जो आदमी ड्रेस के साथ ये चप्पल का भी मैचिंग करना चाहते हैं वो ब्रह्मज्ञानी कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनका समय उसमें ही चला जाएगा। 1, 2, 3 जोड़ी है तो हम समझ सकते हैं चलो, परंतु ये तो 35-40 जोड़ी और कहती है अभी और तो बेडरूम में पड़ा है मेरे। तो देखिए, स्थूल हमारे शरीर को सजाने के लिए ही ड्रेस और चप्पल और जो आपको चाहिए उनमें ही हमारा समय चला जाए तो ब्रह्म ज्ञान बहुत मुश्किल है। स्थूल शरीर से हमें ऊपर उठना है, मानसिक प्रॉब्लम से हमें ऊपर उठना है, और ये दोनों से जब भी आप ऊपर उठेंगे तब हम कहेंगे कि हम अभी ब्रह्म ज्ञान के लिए लायक हुए। कपड़ा तो पहनना ही पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा ही, चश्मा भी पहनना पड़ेगा नेचुरली, पर न कि उसके पीछे हम घंटों तक हमारा समय बिगाड़े। स्थूल शरीर के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है वो आपको पता ही है। 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियास, लीवर, जितने हमारे ऑर्गन्स है वो, फिर हमारा बंगलो, कार, ये सब स्थूल शरीर के अंदर है। आपके पास जो है वो, साइकिल है तो साइकिल, स्कूटर है तो स्कूटर और कार है तो कार, उसका उपयोग करो, उसमें कोई गलत नहीं है, परंतु उससे हमें अटैचमेंट ना हो, राग ना हो। वो ना हो तो भी हमें चल सकता है। ऐसी हमारी मन की स्थिति को हम क्रिएट करें। सवाल ये होता है कि आर यू हेल्दी? तो हेल्दीनेस का डेफिनेशन एक डॉक्टर ने बताया था कि फिजिकली आपको डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप हेल्दी कहेंगे क्या? परंतु मेंटली डिस्टर्ब है तो वो आदमी हेल्दी नहीं है, और मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी इफेक्ट उसके बॉडी पर आने ही वाली है। सपोज आप फिजिकली और मेंटली दोनों स्वस्थ है, तो इमोशनली भी है क्या? तो इमोशनली अगर डिस्टर्ब हो गए तो भी उसकी इफेक्ट कभी न कभी शरीर और मन पर आएगी। एक लड़का आया था 23 साल का मेरे घर पे, और उसने कहा कि आज मेरे से कुछ गलती हो गई, छोटी सी गलती थी, परंतु सेठ ने मुझे इतना डांटा कि अभी लगता है कल मैं नौकरी पर जाऊंगा ही नहीं। तो क्या हो गया? इमोशनली
वो डिस्टर्ब हो गया। नौकरी पर नहीं जाएगा तो किसका इसमें नुकसान है? सेठ का नुकसान है कि लड़के का नुकसान है? फिर उसको आधा घंटा बैठ के समझाया, बोलता है नहीं नहीं, कल मैं सेठ की बहुत सेवा करूँगा। देखिए उल्टा हो गया एक आधा घंटे में। इमोशनली किसी ने हमको कुछ भी कहा और हम डिस्टर्ब हो गए तो दैट मीन्स हमारा मन वीक है। नहीं होना है डिस्टर्ब हमें, चाहे प्रशंसा करे तो भी डिस्टर्ब नहीं होना है और कोई कुछ कहे तो भी डिस्टर्ब नहीं होना है। फोर्थ इज सोशियली। एक आदमी फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, इमोशनली भी फिट है, तो सपोज उसको तंबाकू का पान खाने की, अगर तो दारू पीने की आदत है, तो वो आदमी आपके सामने आएगा तभी मजा आएगा कि आपको, कि आप उससे दूर भागेंगे? अरे ये तो रोज दारू पीता है, तो आप दूर भागेंगे। तो सोशियली ही इज नॉट रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशियली चारों होना चाहिए। चारों में आप एक्सपर्ट चाहिए। अभी चारों में है पर तो स्पिरिचुअल नहीं है, तो देन ऑल्सो इज डिस्टर्ब्ड। बालकेश्वर पर एक घर में ऐसे जाता था, 80 साल के एक वृद्ध आदमी थे। उनके पास 3 कार थी, 3 गाड़ी थी, 3 बेटे थे, 3 फ्लैट थे, सब कुछ 3-3 ऑफिस। दैट मीन्स अपनी जीवन में काफ़ी वो सेटल है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशियली ऑल्सो। और मैंने पूछा कि आपको अभी क्या सीखना है कि मुझे बुलाया? तो बोलता है मेरी वाइफ गुजर गई तो अभी मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। तो इमोशनली डिस्टर्ब हो गया है ना वो। अभी मैंने बताया प्रेमपुरी आश्रम में रोज आओ तो महीने 2 महीने में सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बोलता है वो प्रेमपुरी की बात मत करो, बाकी सब बात करो। ये क्या है? स्पिरिचुअली उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बस इस संसार में ही कैसे अच्छी तरह से रहना, खाना पीना, उसमें ही उसको इंटरेस्ट है। तो स्पिरिचुअली ही वॉज डिस्टर्ब टोटली। उसके पास भौतिक लेवल पर सब कुछ था, सब कुछ था, परंतु उसके जीवन में आगे जीना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि स्पिरिचुअल में उसको, आध्यात्मिक में रस ही नहीं था उसको। तो देखिए, हेल्दी हम मनुष्य उसको कहेंगे जो आदमी फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, इमोशनली फिट है, सोशियली फिट है एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। 5 लेवल पर अगर आप फिट रहेंगे तभी आप हेल्दी हैं। अदरवाइज एक का डिस्टर्बेंस दूसरे को इफेक्ट करता है। तो आज का मेरा मेन टॉपिक ये है कि फिजिकली हम जो कुछ भी बीमार पड़ते हैं उसके लिए मैंने जो सुना कई डॉक्टरों से, उसमें से एक सॉल्यूशन पर आया, उस बात के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। द टॉपिक वॉज रिवर्सिबल एनी डिजीज। कोई भी रोग होता है ना, तो लोगों के दिमाग में ये होता है कि अभी तो 60 साल उम्र हो गई, 70 साल हो गई और अभी तो हमारा ऐसे ही जीवन चलने वाला है, रोग हमारे शरीर में घर करके गया है, तो अभी निकलने वाला नहीं है। परंतु एक डॉक्टर का मैंने एक लेक्चर सुना था 1.5 घंटे का, और मुझे यहाँ आधा घंटे में पूरा करना पड़ेगा। मैं कर दूंगा, शॉर्टकट में जाऊंगा मैं। और मुझे लगा कि ये सही था जो उन्होंने बताया। वो 80 साल की उम्र में भी कोई भी रोग को आप मिटा सकते हैं, ये टॉपिक था उनका। रिवर्सिबल ऑफ एनी डिजीज, मतलब ये मत सोचो कि अभी ये रोग हमारे घर में कायम के लिए है, निकाल सकते हैं। अभी उस डॉक्टर को मैंने सुना और वो दिमाग में आ गया, उसको प्रैक्टिकल करके देखा और लगा कि ये सही है, तो मुझे यहाँ ये बताना चाहिए। सब रोगों का जो कॉज है, कारण है, वो उन्होंने बताया एसिडिटी। हमारे शरीर में एसिडिटी सबके अंदर है। 100 के अंदर 100 आदमी का अगर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया जाए तो पीएच वैल्यू अगर 7 है कि 7 के आसपास है तो आप हेल्दी है।
परंतु 6.5 पॉइंट हो गया, अगर तो 7.5 हो गया तो आप डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि आपका ब्लड कंपोजिशन सही नहीं है। तो कॉज इज द एसिडिटी। अभी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कि जो रोग हमारे शरीर में आया है, जिसको भी जो रोग है वो बाहर से आया कि अंदर से आया, कहां से रोग आया। कई लोग कहते हैं कि चेप लगा और ये चेपी रोग है, मेरे शरीर में आया। तो उन्होंने जवाब दिया, चेपी रोग एक ही हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन। ये हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हवा में भी होते हैं वायरस। परंतु 100 आदमी को अगर हम तलाश करें तो एक ही को वायरस इन्फेक्शन होगा, 99 तो आपने अपने हिसाब से, अपनी गलती से क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट हुआ वो रोग? तो बताते हैं, रॉन्ग फूड, रॉन्ग फीलिंग एंड द रॉन्ग लाइफस्टाइल। ये 3 में से कुछ न कुछ हमने रॉन्ग किया है, जिसकी वजह से हमने ये क्रिएट हमने खुद किया है, वो बाहर से आया नहीं है। 1% इज ओनली द वायरस इन्फेक्शन, अगर तो बैक्टीरिया, परंतु ज्यादातर 99% हमने क्रिएट किया। अभी उन्होंने जो रिसर्च किया है वो बहुत अच्छा रिसर्च था, कि जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं। सेकंड पॉइंट था कि ये एसिडिटी कैसे हुई और कहां से आई, और उसको हम मिटाए कैसे, इसके बारे में हम सोचे। तो दूसरा शब्द दिया, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहते हैं? कि हर एक लेडीज को हर महीने एमसी आता है, इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहेंगे। कि हमें पता नहीं है शरीर के अंदर क्या हो रहा है, परंतु एमसी होता है, वो तो सबको पता है। जैसे एमसी का बायोलॉजिकल क्लॉक है, वैसे ही प्यास और भूख का भी होता है क्या? कुछ समय पर प्यास लगती है, कुछ समय पर भूख लगती है। भूख लगती है तब क्या होता है? उन्होंने बताया, सुबह में जैसा हम उठते हैं वैसा एसिड क्रिएट होना हमारे शरीर में शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि 11:30 12 बजेगा, तभी आपको एकदम भूख लगेगी और पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आएगा। तो ये गुड़गुड़ आवाज किसका आएगा? एसिड का। सुबह 6 बजे से उठे हुए कि 5 बजे से उठे, 11-12 बजे, 6 घंटे के बाद इतना एसिड अंदर क्रिएट हो जाता है कि अंदर से सिग्नल वो भेज रहा है कि अभी खुराक चाहिए। और वो 12 बजे के पहले जब भी आपके पेट में गुड़गुड़ होता है, उसी समय आपने खुराक खा लिया, आपका लंच ले लिया, तो क्या होगा? वो एसिड है उस खुराक को पचाने में हेल्प करेगा और खुराक पच जाएगा, और उसमें से ब्लड, मांस, मज्जा, हड्डी सब कुछ बनेगा, 7 धातु बनेगी। परंतु सपोज के किसी ने 12 बजे खाना नहीं खाया, तो वो एसिड का क्या होगा? वो बोलते हैं कि वो एसिड स्टमक में से आंतों में जाना शुरू हो जाता है। और सपोज कोई आदमी ने 12 बजे के बदले 2 बजे खाना खाया, तो क्या हुआ? पूरा 1 लीटर एसिड 6 घंटे में जो बना था वो आंतों में गया। आपने अगर खुराक खाया है तो खुराक के अंदर जो विटामिन, मिनरल्स होते हैं, वो सब कुछ एसिड के साथ मिक्स हो जाते हैं, और बाद में जब ये आंतों में जाते हैं तो वहां पर विटामिन और मिनरल का एब्सॉर्प्शन होता है, वो हमारा ब्लड खींच लेता है। परंतु आपने खुराक नहीं खाया तो वही एसिड आंतों में गया और वो ब्लड वो एसिड को खींच रहा है, और ब्लड भी हमारा एसिडिक हो जाता है। सपोज कि आपको कोई रोग हो गया, तो इसलिए उसने क्या बताया, दोपहर को 12 बजे पहले, 11:30 बजे, 12 बजे, जब भी आपके पेट में गुड़गुड़ होता है, उसी समय कुछ ना कुछ खा लो, तो वो एसिड यूज हो जाएगा, और नहीं यूज होगा तो वो ब्लड के अंदर जाएगा। अभी सपोज कोई रोग हो गया और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर ज्यादा में ज्यादा 500-1000 रुपया लेके आपको 10 मिनट देगा, इससे ज्यादा उसके पास समय नहीं है। तो 10 मिनट में वो क्या, ये पूरा लेक्चर 1 घंटे का थोड़ा ही आपको समझाने वाला है। वो तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख कर आपको दे देगा।
कि ये दवा खाओ तो आप ठीक हो जाएंगे, मगर ये समझाने के लिए उसके पास 1 घंटा सबके लिए नहीं है। इसलिए उसने बताया हाउ द डिजीज इज क्रिएटेड एंड व्हाई इट इज क्रिएटेड। ये समझाने के लिए शायद डॉक्टर को भी पता होगा कि नहीं मालूम नहीं है, उसको तो दवा तो पता होता है कि इस रोग के लिए ये दवा है, इस रोग के लिए ये दवा है, मगर यहां पर तो जो रिसर्च हो रहा था वैसे डॉक्टर ने ये बताया है कि उसका कारण यही है कि जो आपने सही समय पर खाना नहीं खाया है उसके लिए एसिड 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं, आधा लीटर तक वो आंतों में जाता है और ब्लड उसको खींच लेता है। सपोज कि 12 बजे के बदले आपने 2 बजे खाया तो क्या होगा, 90% आपका एसिड नीचे चला गया, फिर 10% 20% रहा होगा, और आपने अगर आधा किलो अनाज खाया तो उसमें से 10 या 20% वहां से हजम होगा और बाकी का ऐसा खाना निकल जाता है। तो भगवान ने तो एसिड बनाया, उसने तो आपको दिया, मगर आपने उसका समय पर उपयोग नहीं किया तो वो एसिड नीचे चला गया। इसीलिए उन्होंने बताया सबसे पहले हेल्दी रहना है तो एक ही बात, 12 बजे तक खाना खा लो, 11 साढ़े 11 12 जब भी आपके पेट में गुड़गुड़ होता है, ये बता रहा है, साइन बता रहा है कि एसिड यहाँ पर काफ़ी कलेक्ट हो गया है। और दूसरा, शाम को 7 बजे पहले अगर खाना खा लो, जैनिज्म में ये बहुत बढ़िया आइटम है कि 7 बजे पहले खाना खा लेना, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। उसने एग्जाम्पल दिया कि फार्मर हमेशा नेचर के साथ साथ दौड़ता रहता है। फार्मर का काम क्या होता है, सुबह में 7 बजे में वो थोड़ा सा नाश्ता करके निकल जाता है, फिर जब भी कड़ी धूप होती है 12-1 बजे तभी फिर एक दफ़े खाना खा लेता है, और शाम को 7 बजे आता है तभी फिर खाना खा लेता है। उसने बताया जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास सिटी में आ गई उतना हम लेट खाना खाते हैं और ज़्यादा हम बीमार पड़ते हैं। आप 100 फार्मर को पकड़ो और 100 एक सिटी के, बॉम्बे सिटी के आदमी को पकड़ो तो समझेंगे कि 75% खेडूत है वो बीमार नहीं है, और सिटी वाले देखेंगे तो 75% बीमार है। बीमार इसके लिए आप, हमारे पास लाइट है इसलिए हम रात को 9 बजे खाएंगे तो भी चलेगा और 12 बजे खाएंगे तो भी चलेगा। तो फार्मर ज़्यादातर बीमार इसलिए नहीं है, वो नेचर के साथ रहता है, उनको रूल्स मालूम नहीं है, परंतु बाय द वे उसकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि वो बीमार नहीं पड़ता है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया उसने दिया था कि एसिड अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होता है। सबसे पहले तो एसिड की डकारें आती है, आपको मालूम है, काफ़ी लोगों को खट्टी डकारें आएगी, काफ़ी लोगों को कड़वी डकारें आएगी। तो डकार इज द फर्स्ट साइन कि एसिडिटी शुरुआत हुई आपको। फिर आगे जाते होगे तो जलन होती है, पेट में जलन होती है, आंतों में जलन होती है, तो ये हमारा सेकंड साइन है कि अभी एसिडिटी और बढ़ी। वही एसिड अगर दांतों में जाएगा, मुंह में अटक जाएगा तो दांतों का जो पेड़े हैं उसको वो जला देगा तो दांतों गिरने शुरू हो जाएंगे। ये थर्ड साइन हो गई। वही एसिड अगर सिर में गया तो बालों के रूट को जला देता है तो टाल हो जाती है, तो ये चौथी साइन हो गई। वही एसिड अगर किडनी में गया तो वहां पर स्टोन बन जाता है और वहां पर ऑपरेशन कराना पड़ता है, अगर तो जो कुछ इलाज है वो करना पड़ता है। वही एसिड अगर घुटने में गया तो घुटने में सूजन आ जाती है, और वही एसिड शरीर के कोई भी पार्ट्स पर गया है तो वहां के जो ऑर्गेन्स है उसको वो जला देता है। तो कागज जलता है ऐसा जलता नहीं है, परंतु उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। कार्य क्षमता कम होने की वजह से वो शरीर में वो रोग उत्पन्न करता है। एक उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तुलसी का पौधा आपके पास है और वो तुलसी के पौधे के अंदर एक दिन आप 1 लोटा पानी के बदले 1 लोटा एसिड डाल दो, क्या होगा, वो पौधा खत्म हो जाएगा 2-4 दिन में, क्योंकि उसने उसका जो मूल था उसको उसने जला दिया।
अगर बाहर तुलसी का पौधा जल जाता है और खत्म हो जाता है तो अंदर हमारा नहीं होगा क्या? अंदर भी होगा। तो अंदर होगा तो उसको निकालने के लिए भगवान ने जो हमें बुद्धि दिया है उसका हम उपयोग करें तो हम उसको निकाल सकते हैं। काफी ये जो क्वेश्चन जो उन्होंने समझाया वो मेरे दिमाग में भी अभी तक आया नहीं था, मगर अभी आ रहा है कि यस, एसिड इज द कॉज ऑफ द ऑल डिजीज। आगे जाते जाते हम देखते जाते हैं वही एसिड अगर हर एक जॉइंट्स में आ गया तो ये हमारे हाथ के 15 जॉइंट्स हैं, 3 जॉइंट्स है एक अंगुली में, 5 अंगुली में 15 जॉइंट्स है, और यहां पर जब ये एसिड आ गया और यू रुक गया, एसिड तो है ही, सबके शरीर में है एसिड, मगर रुक गया तो बोलता है जब ये रुक जाता है तभी वो नीडल लाइक हो जाता है। वो नीडल है वो हमारे जॉइंट्स के अंदर जो लुब्रिकेशन ऑयल की थैली है उसमें वो होल बना देती है। कोई भी नीडल होगी उसको कहां पर भी आप पिक करेंगे तो नेचुरली अंदर से जो होगा लिक्विड वो बाहर आएगा, और वो लिक्विड जब यहाँ जॉइंट के बाहर आ जाता है तो सूजन आ जाती है। और कई आदमी को आप देखेंगे, मैंने वहां पर देखा था एक लेडी को 15 जॉइंट्स के अंदर सूजन था। तुरंत उन्होंने पकड़ के उसको बताया कि देखिए इसके हाथ में यहाँ सब जगह पर सब जॉइंट्स में एसिड घुसा हुआ है। उनको पूछा आपको दर्द होता है? बोलती है 24 घंटा दर्द होता है मेरे को। 24 घंटा दर्द होता है तो हाउ शी इज एबल टू सर्वाइव? कैसे उसको नींद में भी दर्द होता है? उनके हिसाब से उन्होंने जो ये प्रिस्क्रिप्शन आपको बता रहा हूं ना, उसके हिसाब से वो चली ना, तो उसने बताया 15 दिन में सब दर्द मेरा चला गया। ऑफकोर्स सूजन नहीं गया परंतु दर्द तो चला गया। दैट मीन्स कि जो उन्होंने समझाया वो सही था वहां पर। अगर हड्डियों में हो गया ये तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे, और सब जॉइंट में हो गया तो उसको हम रेमोटॉइड आर्थराइटिस कहेंगे। परंतु उसका 15 दिन में मिटा है, इसलिए मैं ये टॉपिक को यहां पर लाया है कि यहां पर बताऊं तो यहां पर भी काफी लोगों को फर्क पड़ेगा। तो जो एसिड ब्लड के अंदर है और जिस पार्ट्स में वो रुक गया वहां पर वो हमारे ऑर्गेन्स को खत्म कर देता है, अगर तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। अभी नेक्स्ट एक और उसने एक आंसर अच्छा बताया है कि घर में हमारे पास कुछ सामान ऐसा है कि साल में 1 या 2 दफे ही हम यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे? वो बीच बीच में आता रहता है तो हम माड़िए पर लगा देते हैं, जिसको हम स्टोर हाउस कहेंगे। ये स्टोर हाउस में डाल दो, जब भी दिवाली आएगी तभी फिर उसको निकालेंगे ये सामान को। तो हमारे शरीर में भी जो एसिड है उसका स्टोर हाउस क्या है? तो उन्होंने बताया ब्लड इज अ स्टोर हाउस। सुबह में से शाम तक हम जो खाना खाते रहते हैं, मुंह में गया, अन्ननली में गया, स्टमक में गया, वहां से आंतों में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया और रेक्टम में होकर निकल गया। तो ये तो प्रोसेस चालू ही है, परंतु वहां पर जो आगे एक्स्ट्रा जो एसिड बना है वो कहां जाएगा? तो उन्होंने बोला ब्लड इज अ स्टोर हाउस फॉर द एसिड। आपका भी ब्लड अगर चेक करो तो 7 किसी का नहीं आएगा, बहुत हजारों में से 1 आदमी का 7 आएगा। बाकी 6 आ गया तो समझ लो पीएच वैल्यू 6, तो वो एसिडिक है। तो ये स्टोर हाउस इज द ब्लड, और ब्लड के अंदर जो एसिड आ गया ना वो कहां पर भी शरीर में जाके रुकेगा। कहां रुकेगा वो सबका एक थियरी नहीं है, हर एक आदमी का अलग अलग होता है, और जिसका जहां रुकता है वहां का ऑर्गेन्स को वो उसकी कार्य क्षमता कम कर देता है। 30-40 साल के कई जवान उन्होंने उस डॉक्टर ने बताया, हमने ऐसा देखा है कि उन्होंने बताया कि मैं रविवार को पानी पूरी खाता हूं, भेलपूरी खाता हूं, पाव भाजी खाता हूं, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो आपकी थियरी गलत है। ऐसे भी जवान मिलते हैं करने वाला, मैं तो सब कुछ खाता हूं तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी उन्होंने बताया शुरू में जब ये यंग जवान होते हैं उसी समय आपके सब ऑर्गेन्स अच्छी तरह से चलते हैं, और अच्छी तरह से चलने की वजह से आपके शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम जो कुछ भी चाहिए वो मिलता रहता है, और वो सब क्षार होके कहां पर जाता है? बोन में जाता है। अभी जब भी एसिडिटी ज्यादा हो गई और जवान आदमी के ब्लड में चली गई
तो क्या होगा, भगवान ने ऐसा ऑटोमेटिक अंदर रचा है कि कैल्शियम की पोटासियम जो चाहिए वो हड्डी में से वो खींच लेगा और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये ऑटोमेटिक 30-40 साल की उम्र तक होता रहता है। तो उन्होंने बताया जवान आदमी 30-40 साल का होगा तब तक उसके पास ऑटोमेटिक सिस्टम ये है कि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मगर 40 साल के बाद कैल्शियम कम हो गया कि पोटासियम कम हो गया तो बाद में वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो ब्लड के अंदर वो घूमता रहेगा चारों तरफ। क्या रिसर्च था उस डॉक्टर का कि उन्होंने बताया 40 साल तक कुछ ज़्यादातर नहीं इसलिए होता है कि एसिड न्यूट्रलाइज होता है। नेक्स्ट बताया कि पाँव में आपका कांटा लगा है और उसके ऊपर आपको दर्द हो रहा है तो आप मलहम पट्टी करो और दवा खाओ, तो वो उसका इलाज है कि कांटे को निकालो, वो इलाज है। जब तक आप कांटे को पाँव में से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो आपको पेन करता रहेगा, चाहे मलहम पट्टी खाओ लगाओ कि चाहे दवा खाओ। तो इसने बताया हमारे शरीर में कांटा कौन सा है, एसिड, तो उसको निकालो। द लास्ट पॉइंट इज द स्टेरॉइड। काफ़ी लोग स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं कि गोलियां खाते हैं कि जो कुछ करते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बहुत बढ़िया। गद्दा होता है जब भी नहीं चलता है, थक गया तो खड़ा रह जाता है, तो उसका मालिक क्या करता है, चाबुक मारता है तो फिर चलना शुरू कर देता है। 10 मिनट चल फिर चलेगा और फिर रुक जाएगा तो सेकंड चाबुक मिलेगा। फिर 10 मिनट रुक जाएगा तो चाबुक के वजह डर से वो आगे आगे चलता रहता है। मगर एक समय ऐसा आ जाएगा घंटे 2 घंटे के बाद वो भी थक के गिर जाएगा वहाँ पर। वैसा ही चाबुक है ना, वो स्टीरॉयड है हमारे शरीर में। आपने स्टीरॉयड का इंजेक्शन ले लिया तो 6 महीना 12 महीना आपको कुछ होता नहीं है, परंतु उसने एसिड को कैंसिल नहीं किया है। एसिड तो अंदर रहता ही है बोलते हैं। तो फिर 6 महीने के बाद फिर वो गधा शुरू, हाँ फिर गिर जाएगा तो हमारा शरीर भी वीक हो जाता है। तो इसको उन्होंने बताया व्हाट इज द सॉल्यूशन। नॉट ओनली उसने कारण बताया, देखिए अब तक मैंने सिर्फ कारण बताया, एसिड इज द कॉज ऑफ ऑल डिजीज, और उसके बाद कफ पित्त और वायु जो आयुर्वेदिक का सिद्धांत है वो उसके बाद बनता रहता है खाने में से। परंतु इसको ही अगर कैंसिल करो तो पहले कैसे कैंसिल करना है, तो अभी हम सॉल्यूशन पर आ रहे हैं कैसे उसको कैंसिल करें। सबसे पहले सिद्धांत एक लिख लो, ईट वेन एवर यू आर हंग्री। जब भी पेट में गुड़गुड़ होता है, सपोज किसी को रात सुबह में 8 बजे भी होगा तो उस समय 100 ग्राम कुछ ना कुछ खाना खा लेना है, चाहे एक खाखरा खा लो, एक फ्रूट खा लो, कुछ भी खा लो। अगर 100 ग्राम पेट में डाल देंगे तो जो स्टार्ट हो गया था वो वहां पर न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, एसिड को अपना खुराक मिल जाएगा, तो वो एसिड आगे नहीं जाएगा। सेकंड उसने दिया है टाइमिंग, एक सुबह में 7-8 बजे होता है और दूसरा दोपहर को 4 बजे होता है, तो उस समय थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेना है अगर आपको गुड़गुड़ जैसा फील अंदर होता है तो। चाय और कॉफी दोनों एसिड ज़्यादा बनाती है, इसलिए उसको निकालना है चाय कॉफी को। जो आदमी दवा खाता रहे रोज की 100 रुपये की और चाय कॉफी भी पीता रहे तो उसका कभी रोग जाने वाला नहीं है, क्योंकि एसिड हमको हमें निकालना है परंतु ये उसको बढ़ा रही है। सेकंड, लंच और डिनर का टाइमिंग उन्होंने बताया, सुबह में 11:30 बजे मैक्सिमम एसिड वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, शाम को 7 बजे के पहले 6:30 बजे, तो उसी समय आपका लंच और डिनर ले लो, तो जो कुछ एसिड क्रिएट हुआ था ना वो वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यूज हो जाएगा, तो ऑन द कंट्री आपको मदद करेगा वो। थर्ड, कैस्टर ऑयल, 10 टीपा गर्म पानी लेकर कैस्टर ऑयल का, एरंडिया तेल का 10 टीपा ही सिर्फ गर्म पानी में 1 गिलास में डालो और पी जाओ। क्या करेगा ये, लुब्रिकेशन ऑयल क्रिएट करेगा हमारे जॉइंट के अंदर। उस डॉक्टर ने ऐसा बताया कि जब भी कभी 1 चम्मच के 2 चम्मच आप कैस्टर ऑयल लेते हो तो ज़्यादा टॉयलेट होता है
और बार बार जाना पड़ता है, मगर 10 टीपे में कुछ नहीं होगा। जैसा आप दाल चावल रोटी खाते हो वैसे ही 10 टीपा कैस्टर ऑयल का लेंगे तो वो हजम भी हो जाएगा और लुब्रिकेशन ऑयल क्रिएट करेगा। वो 1-2 हफ्ता नहीं 6 महीने तक लेना है लुब्रिकेशन ऑयल क्रिएट करने के लिए। चौथा बताया ड्रम स्टिक, मतलब सींग, सब्जी वाली जो हमारी लंबी सींग आती है उसका 10 टुकड़ा कर डालो, 1 गिलास पानी में उबालो और वो पी जाओ। क्या करेगा वो? सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गेन्स कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड, करोड़रज्जु, ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स है, क्योंकि वहां से सब मैसेज आते हैं और जाते हैं। तो एक सींग का 10 टुकड़ा कर दिया, छोटे छोटे 1-2 इंच का, उसको उबाल लिया तो उसका तत्व उसमें आ जाता है और बाद में रोज 1 दफे पी जाओ। चाहे तो सींग का आप सूप भी बना सकते हैं, परंतु वो रोज पिएंगे तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड ठीक रहेगी। कितने आइटम? 4 ही आइटम बताए। जब भी भूख लगी तभी खाओ, नाश्ता और लंच डिनर का टाइमिंग बताया, कैस्टर ऑयल बताया और ड्रम स्टिक अगर तो सींग बताया। अभी खाने में क्या होना चाहिए, तो इसका भी उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि जो मैं बता रहे हैं वो खाना खाएंगे तो आपका एसिड न्यूट्रलाइज होता जाएगा। जैसे कि गेहूं चोखा और पीली दाल, छिलके बिना की दाल, ये रोज खाएंगे तो भी ज्यादा एसिडिक नहीं होगा वो। सब्जी के अंदर तुरिया, दूधी, पिंडोरा, परवल, करेला, ये 5 को बेस्ट सब्जी बताया। एक आज खाया तो कल दूसरा, तो परसों तीसरा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो अल्कलाइन है। सब खुराक हमारा अल्कलाइन नहीं होता है। जितना चाहे उतना आप फ्रूट खाएंगे वो हमारे अंदर के एसिड को खत्म करेगा। और सब्जी के लिए बताया कि एक आदमी 4 चपाती खाता है और 100 ग्राम सब्जी खाता है। इसको हम उल्टा कर सकते हैं क्या? 2 चपाती खाओ और 200 ग्राम सब्जी खाओ तो भी आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि गेहूं एसिडिक है, परंतु उसके साथ डबल वो अल्कलाइन गया तो उसको ठीक कर देगा, उसको एसिडिक नहीं होने देगा। सूरण, पोटैटो एंड रताड़ू, उसने बताया ये 3 चीज ऐसी है कि वो एसिड नहीं बनाती है, उसको कैंसल करती है। अभी इतना भोजन अगर आपने सोमवार से शनिवार तक लिया तो आपका एसिड खत्म होते जाएगा। और सपोज के संडे को पानी पूरी, बेलपूरी कुछ भी खाया तो एक दिन चल जाता है कि उतना ऑटोमेटिक सिस्टम रहती है, परंतु रोज आदमी जो कुछ भी खाता रहेगा नेचुरली वो एसिड उसका बढ़ता रहेगा। तो ये आ गया हमारा खुराक के माध्यम से हम हमारे एसिड को बढ़ने न दें। और सपोज के बढ़ा हुआ है तो अभी योग के माध्यम से क्या होगा वो भी हम सोचें ना। सब तरह से हम सोचेंगे कि जिसकी वजह से आपका एसिड कम हो जाए। योग के माध्यम से है शंख प्रक्षालन क्रिया। गर्म पानी लो, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालो, 1 चम्मच नींबू डालो, 1 नींबू डालो और वो नींबू वाला शरबत बन गया गर्म पानी। वो 4 ग्लास पी जाना है 1 लीटर। अगर 4 ग्लास एक साथ में आप नहीं पी सकते हो तो 1 ग्लास पिया, 5 मिनट के बाद दूसरा ग्लास पिया, 5 मिनट के बाद तीसरा ग्लास पिया, 15-20 मिनट में 1 लीटर खत्म हो जाएगा। बाद में हाथ में तेल ले लो थोड़ा सा और नाभि के आसपास गोल गोल घुमाते जाओ। दूसरे हाथ में तेल लिया तो उल्टा घुमाओ, फिर राइट हाथ में तेल देके सीधा घुमाओ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या करेगा? अंदर जो कुछ भी इम्प्योरिटी है आंतों के अंदर वो उसमें डिजोल्व हो जाएगी और वो बाहर फेंक देगी। हफ्ता में 1 दिन करना है। अगर आपको ज्यादा ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक साथ में 3 दिन, 6 दिन करो, 7 दिन करो, बाद में हफ्ता में 1 दिन बस हो गया। आपके अंदर की इम्प्योरिटी को वो बाहर फेंक देगा। आयुर्वेदिक में क्या दिया है? नेचुरोपैथी में शंख प्रक्षालन की जगह पर एनिमा दिया है। एनिमा का डब्बा आपको इंस्ट्रूमेंट मालूम है, बाजार में रेडी मिलता है। उसमें 1 लीटर गर्म पानी डाला,
उसके अंदर नींबू और नमक डाल दिया और फिर एनिमा ले लिया, तो 15-20 मिनट आधा घंटे के अंदर टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, नीचे की जो इम्प्योरिटी है उसको वो बाहर निकाल देगा। एनिमा का इम्पोर्टेंस इतना है कि मैंने अभी तक, मुझे पता नहीं था, मैं तो संघ प्रक्षालय में योगा अभ्यास से कर रहा था, और एक आदमी ने बताया कि मेरा डायबिटीज 400 है। दवाइयाँ लिया, डॉक्टर को मिला, काफ़ी मेहनत किया, बाद में 250 से तो कम होता ही नहीं था। और मेरे पास भी आता था योगासन करने के लिए, परंतु कोई नेचुरोपैथी की उसने शिविर अटेंड किया और उसमें बताया 3 दिन लगातार एनिमा लेके देखो। उसने 1 लीटर का नींबू और नमक वाला पानी 3 दिन तक लगातार एनिमा लिया। उसने बताया 250 में से 120 आ गया है। तुरंत फोन किया उसने तीसरे दिन पर, अरे मेरा नॉर्मल हो गया। इतना प्रॉब्लम हो सकता है कि हाँ, वहां पर एसिड घुसा हुआ होगा, वहां इम्प्योरिटी काफी होगी। 3 दिन में उसका डायबिटीज नीचे आ गया। दूसरा एक आदमी था, उसको मैंने सिखाया कि ऐसा करना चाहिए। उसने बताया कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड में बहुत दर्द है, और डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर की दवा तो उससे 6 महीने से चालू है। हाउ मच ही वॉज पेइंग, यू नो। स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होने की वजह से उसके डॉक्टर के पास 2000 फी वो एक विजिट का देता था, और वैसे उसने 5-6 विजिट किया, मगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर मिल गया, उसने बताया एनिमा लो ऐसे। उसने 3 दिन एनिमा लिया, उसने बताया सब स्पाइनल कॉर्ड का दर्द मेरा चला गया। क्या हुआ था, गैस स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर चढ़ रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने सोचा आपको ऐसा मैं हिंट दे दूं कि छोटा सा हिंट है, हमें मालूम नहीं है, ये सब रिसर्च लेवल पर होता है ना, तभी डॉक्टर हमें ये मैसेज देते हैं। और ऐसे डॉक्टर मिल जाना चाहिए कि जो अंदर से सेवाभावी हो और हमारा क्या प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर सके। थर्ड एग्जाम्पल देता हूं। एक लेडी को इतनी डकार आती थी कि खाना तो नीचे नहीं जाता था, डकार के ऊपर डकार, डकार के ऊपर डकार। परंतु अगर दूध, अगर चाय पिए तो भी वो निकल जाता था, उल्टी हो जाती थी। अगर पानी पिए तो भी उसको उल्टी हो जाती थी। क्यों हो जाती थी, सोचेंगे? उसका पूरी स्पाइनल कॉर्ड और इस पूरा छोटा सा आंत एसिड से भरा हुआ था, इसकी वजह से वो नीचे ही नहीं जाता था। नेचुरोपैथी का एक डॉक्टर मिला, उसने बताया मीठा लीमड़ा होता है जो हम दाल चावल में डालते हैं छोका देने समय, वो एक डाली जिसमें 15-20 पत्ते होंगे, वो एक डाली को 1 गिलास पानी में उबालो, उसको आधा कर डालो और वो लीमड़े का पानी पी जाओ। उसने 3 दिन पिया, 3 दफे, सुबह दोपहर शाम। बोलती है चौथे दिन में एकदम नॉर्मल हो गई। क्या हुआ हमारा? हाँ, कड़वा लीमड़ा अगर तो मीठा लीमड़ा, जो कड़वा पी सकते हैं, परंतु कड़वा लीमड़ा गैस करता है, तो जिसको गैस होता है वो मीठा लीमड़ा ले। 1 गिलास पानी को उबाल के उसका पी जाओ तो वो एसिड को खत्म कर देता है। तभी मैं लास्ट में 3 छोटे छोटे नुस्खे बता रहा हूं कि जिसकी वजह से शरीर के अंदर आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व कर सके। नंबर 1, जब भी पित्त होता है कि एसिड होता है तो कड़वा अगर तो मीठा नीम का पानी सुबह सुबह में उठ के 1 गिलास पी जाना है उबाल के। देखिए क्या होगा अगर आप डीपली उसका स्टडी करो तो, और डॉक्टरों ने स्टडी करके ये सब समझाया है। सुबह में जब हम पहले पीते हैं कड़वा नीम अगर तो मीठा नीम का पानी, तो हमारा आंत और स्टमक टोटली खाली होता है। खाली होता है तो सीधा वो जो कुछ आपने पिया ना वो ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के अंदर जो कुछ भी खराबी है उसको रिपेयर करता है। इसलिए सुबह सुबह में पहले पीना चाहिए। सेकंड है, अगर किसी को गैस है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। गैस की वजह से है, पित्त की वजह से है कि कफ की वजह से है। मैं कल एक पेपर लाऊंगा, आज तो लाया नहीं हूं, अभी याद आ गया तो 50 कॉपी निकाल के लेके आऊंगा कल। उसके अंदर कुछ सिम्टम्स लिखे हैं कि आपको ये होता है क्या, ये होता है, ये होता है। आप 50 रोग अंदर लिखे हुए हैं
और आपको जो होता है उसको सिर्फ टिक करो कि मुझे ये होता है, तो बाद में आपको पता चल जाएगा कि मैं कफ की वजह से प्रॉब्लम है, पित्त की वजह से कि वायु की वजह से। वो कल मैं पेपर लेके आऊँगा 50 कॉपी निकाल के। हाँ, सबको हम बांटेंगे। ये आप खुद ही आपके डॉक्टर बन जाएंगे। तो देखिए, लिमड़ा इज फॉर द पित्त, वायु है तो हिंगाष्टक, अगर तो लवण भास्कर चूर्ण, ये बाजार में रेडी मिलता है, 100 ग्राम ले लेने का, महीना चलेगा आपको। और कफ है तो हम जो चाय पीते हैं उसकी जगह पर तुलसी, पुदीना, आदू और गुड़, ये चारों को उबाल के चाय बनाइए। और लास्ट में जब ये पीना है, जब भी 50% उसका टेम्परेचर नीचे हो जाए, तब उसमें नींबू थोड़ा डाल दो, एकदम टेस्टी चाय बनती है। ये चाय अगर सुबह शाम पीते रहो तो कफ भी चला जाएगा, वहां से वायु भी चला जाएगा। तो सबसे पहला योग के अंदर हमारे पास क्या था? शरीर को ठीक करो, शरीर के अंदर जो इम्प्यूरिटी है उसको खत्म करो। अगर आपका बॉडी टोटली हेल्दी है ऑन द फिजिकल लेवल, तो आप 1 घंटे तक आसान से बैठ सकते हैं। अगर अंदर कुछ इम्प्यूरिटी है तो हाथ, पांव, कमर, कहां पर भी दर्द होता रहता है। तो ये था मेरा फर्स्ट फिजिकल लेवल पर, एसिड इज द कॉज ऑफ ऑल डिजीज, जो मैंने सुना था कहीं पे। तो सोचा, उन्होंने 1.5 घंटा लिया था, मैंने आधा घंटा लिया है। उसका सारांश आपको दे दिया आधा घंटे में। और उसका सॉल्यूशन भी क्या? नंबर 2 सॉल्यूशन हमारा, एक सॉल्यूशन ये है कि जो एसिड रोज बनता रहता है उसको खुराक के माध्यम से उसको न्यूट्रलाइज कर डालो। अगर तो उसका यूज होने दो, नहीं होगा तो बनता रहेगा, ब्लड में बढ़ता रहेगा। और जो ब्लड में है उसको निकालने के लिए हम नीम का उपयोग करें। एसिडिटी को निकालने के लिए हमारे प्रेमपुरी में डॉक्टर माधवदास आते थे, उन्होंने 4 रास्ता एक साथ में बताया था। नंबर 1 तो आपको बताया नीम, नंबर 2 नींबू और शक्कर, नींबू और गुड़ का पानी, जिसमें 2-3 दफे पीना है। जब जब आपको प्यास लगे वो एसिड को खत्म करता है। नंबर 3 गन्ने का रस। तो ये तीनों में से जो आपको सुविधा होती है जिस समय, उसको लेते रहेंगे तो अंदर का जो है एसिड उसको हम बाहर निकालेंगे। तो आज के लिए सिर्फ फिजिकल बॉडी के ऊपर क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बताया, कैसे अंदर की इम्प्यूरिटी को बाहर निकालेंगे। अभी कल क्या होगा? मन, अगर तो प्राण, मन और प्राण में जो इम्प्यूरिटी है उसको हमें कैसे बाहर निकालना चाहिए। और 3 मेरा जो होगा उसके अंदर देखेंगे कि हमारी प्राण शक्ति अगर बढ़ जाए तो कोई भी रोग को हम हटा सकते हैं। नेचुरोपैथी में भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि अगर आपकी प्राण शक्ति इनफ है तो कोई रोग आ ही नहीं सकता है, और आ गया है और प्राण शक्ति को बढ़ाओ तो उसको आप हटा सकते हैं। इवन 80 साल की उम्र में भी हटा सकते हैं, परंतु उसके लिए रोज आधा घंटा हमें प्राणायाम करना चाहिए। तो कल मेरा टॉपिक है प्राण और मन के ऊपर, और तीसरे दिन हम जाएंगे तभी आत्मज्ञान के ऊपर कुछ न कुछ चर्चा करेंगे। होता है कुछ न कुछ आपको मिला होगा आज से, और इसको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको प्रैक्टिकल में भी आप जीवन में लाइए तो फिजिकल प्रॉब्लम से हम मुक्त हो सकते हैं। कल मेंटल प्रॉब्लम से जाएंगे, फिर आत्मा के ऊपर जाएंगे। 3 दफे ओमकार करके हम विश्राम करेंगे। शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुनने के बाद। कल मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।